स्वागत स्वागत स्वागत। आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो का मकसद छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको वर्तमान में चल रही घटनाओं से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, उससे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक्सप्लेन करूंगा। और इसके लिए मैंने अलग अलग सोर्सों से सहारा लिया है। तो सबसे पहले आपको मैं इस वीडियो का मकसद ये बताता हूं कि ये छोटा होगा, संक्षिप्त होगा और इसमें 4-5 प्रमुख विषयों के छोटे छोटे अंशों का जिक्र होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए इस वीडियो को लगातार सुनिए, 2-3 बार सुनिए। अच्छा लगे तो जरूर इसके आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अनुच्छेद 368 अर्थात अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है। तो आपको पहला है कि देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल लोकसभा में शुरू हो सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, संविधान बिल को एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल गलत है। विधेयक को पेश करने के लिए इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या फिर पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है या नहीं होती है? जी नहीं, आवश्यक मंजूरी नहीं होती है। संसद कि किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इस उद्देश्य से कि विधेयक को प्रस्तावित कर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा इट कुड बी प्रोसीड। ठीक है, संसद की किसी भी सत्र में इसको प्रारंभ किया सकता है, किसी भी संसद सदस्य के द्वारा प्रारंभ किया सकता है, ना कि किसी मंत्री के द्वारा। तो हमको ये कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए कि मंत्री कौन होते हैं और संसदीय सदस्य कौन होते हैं। आखिर संसदीय और गैर संसदीय मंत्रियों में क्या अंतर होता है। ओके, विधेयक को मंत्री हो या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और उसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर किसी दिन मैं संसद के विभिन्न सत्रों के बारे में चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है। भारत का संविधान जो है अपने आप में एक विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, जटिल संविधान है, बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और इसमें जो फीचर्स है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। लचीलापन और कठोरपन दोनों बनाए रखा गया है। और 368 के तहत जो संशोधन होते हैं, अगर संविधान संशोधन कहे तो 2 ही प्रकार का होता है, एक बहुमत के द्वारा और एक स्पेशल बहुमत जिसमें कि राज्यों के आधे हामी की जरूरत होती है 368 के तहत, आर्टिकल 368। लेकिन आपको बताना है कि किस भाग में संविधान संशोधन की जिक्र की गई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है और अभी तक कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान संशोधन किस प्रकार से भारतीय संविधान के उसके नए रूप को स्पष्ट करता है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की अद्भुत जो क्वालिटी हमारे संविधान में बनाई गई है, इसके बारे में आप अपना टिप्पणी लिखिए। मेंस के आंसर राइटिंग में आप बखूबी इसका इस्तेमाल करिए। चलिए अगला है कि मूल ढांचा से संबंधित कुछ प्रश्न है कि संविधान का जो मूल ढांचा का जो कंसेप्ट था, यू नो अबाउट दैट डिफरेंट केसेस। 1951 का शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद सज्जन सिंह केस 1965, उसके बाद गोलकनाथ केस 1967 और फाइनली जाके केशवानंदन भारतीवाद केस जो कि 1973 का लैंडमार्क जजमेंट। 13 जज बैठे थे, संवैधानिक पीठ 7-6 से बहुमत हुआ था और एक नया कंसेप्ट निकल कर आया था जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल बातें या बेसिक संरचना का कंसेप्ट उभर कर आया था। तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको संविधान में तो परिभाषित किया गया है, ना ही किसी कानून में लिखा गया है। ये एक तरह से कहे तो एक तरह से न्यायालय की एक तरह से इन्वेंशन है, न्यायालय की सोच है, न्यायालय द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो संविधान की बुनियादी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से न्यायपालिका द्वारा परिभाषित भी नहीं किया गया। ये प्रश्न इस साल 2020 में पूछा गया था और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे वर्ड को लेकर, क्योंकि देयर इज नो डेफिनेशन कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अपनी इच्छा अनुसार, समय के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार उसको देखूंगा और उसको बेसिक स्ट्रक्चर में रख दूंगा। ठीक है, लगभग 20 से अधिक मामलों में मूल या आवश्यक रूप से वर्णित किया गया है कि क्या मूल ढांचा होगा, क्या नहीं होगा, अलग अलग केस में। तो इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज्य नारायण केस, उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस 1980 का केस आया था
इसमें देखा गया कि संविधान की किसी विशेषता का मूल होने का दावा न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक मामलों में किया जाएगा। निम्नलिखित को मूल ढांचों के अंतर्गत रखा गया है, जैसे संप्रभुता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक संरचना, राष्ट्र की एकता, अखंडता, समानता का सिद्धांत, लॉ, समानता की प्रत्येक विशेषता हालांकि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन समान न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की कंसेप्ट, कानून का शासन और बहुत सारी बातें, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से हैं। इसमें संविधान का संशोधन के माध्यम से संसद ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी बदल दे, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और रिस्ट्रिक्शन के तहत ही इसको बताया गया है। तो अनुच्छेद 368 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों की कुछ सीमाएं हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखना होगा, न्याय तक प्रभावी पहुंच हो सके, स्वतंत्र और व्यक्ति की गरिमा को बरकरार रखा सके। आर्टिकल 21 में तो बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारे ऐसे मुख्य बातें निकल कर आई है जिसको आज बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मान लिया गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ना तो डिफाइन है, ये समय समय पर परिवर्तन होता रहता है और सुप्रीम कोर्ट इसको निर्धारित करती है। ठीक है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया जाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। चलिए अगला है संसदीय स्वरूप। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, आपको पता है संसदीय स्वरूप की क्या क्या विशेषताएं होती है। क्या राष्ट्रपति के प्रति कार्यकारी समूह सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये नहीं, राष्ट्रपति के प्रति नहीं, बल्कि विधायिका के प्रति यानी लोकसभा के प्रति, निम्न सदन के प्रति, कहिए उच्च सदन के प्रति नहीं, उच्च सदन तो कभी भी गठित ही नहीं होता है। निम्न सदन जो लोकसभा होता है उसके प्रति जो होते हैं वो कार्यकारी समूह जिम्मेदार होते हैं। निम्न सदन का विघटन होता है यहाँ पर बिल्कुल। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति होती है। नाम मात्र का प्रधान हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, वास्तविक शक्ति या प्रशासनिक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडलों के पास होता है। तो इससे संबंधित में संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। भारत में संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था है। हालांकि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई आज मुझे कमेंट में लिखिए। संसदीय व्यवस्था नाम मात्र और वास्तविक अधिकारों की उपस्थिति को बताता है। अगर किसी भी देश में संसदीय व्यवस्था है, जैसे भारत में है, ब्रिटेन में है और कहाँ है वो भी लिखिए। तो संसदीय व्यवस्था का कुछ अगर मुख्य लक्षण देखा जाए तो एक तो नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति होगी। दूसरा, बहुमत प्राप्त दल का शासन होगा, व्यवस्था होगा, उसे सरकार बनाने का मौका मिलेगा। विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होगी। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होगा। निम्न सदन यानी लोकसभा या विधानसभा का विघटन होगा। चलिए, दैट्स सफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम की बात करता है, और एक फेडरेशन जो कि हमारे संविधान में जिक्र ही नहीं है, बल्कि हम लोग ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, फेडरेशन नहीं जिक्र है हमारे यहाँ। भारत को अगर डिफाइन किया है तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में बताया गया है। अर्थात इसका मतलब यह है कि भारत का जो राज्य जो 565 देशी रियासत हुआ करते थे उस समय आजादी के समय, तो उस समय जब भारत का निर्माण हो रहा था तो कई बार बहुत से बातें निकल कर आई कि क्या भारत का निर्माण अमेरिका की तरह किया जाए, अमेरिका के जैसा संघ बना दिया जाए, राज्यों को पूरी तरह से स्वायत्तता दे दी जाए। तो वो उस परिस्थिति के अनुसार ठीक नहीं था। उसमें अस्थायित्व होने की गड़बड़ी होती थी, अस्थायित्व नहीं होता था, अलगाववाद, क्षेत्रवाद। और उस समय हमारे देश में बहुत सारे संकट थे। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ब्रिटेन का काफी गहरा प्रभाव था हमारे ऊपर, और ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था थी और हमारे यहाँ जो 1995 का एक्ट का जो प्रभाव था, उससे बहुत कुछ सीखने के कारण हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था को अपना लिया। अर्थात हमारे यहाँ संघ का जो निर्माण हुआ है राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और न ही राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार दिया गया है। अब हम इसमें बात करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ये संघीय व्यवस्था का एक लक्षण है। संविधान का लचीलापन, ये लचीलापन निश्चित रूप से कहीं न कहीं एकात्मक व्यवस्था को जुगा देता है, क्योंकि संविधान में जो लचीलापन दिखाता है वो संशोधन को बताता है कि इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। अर्थात इसमें केंद्र सरकार अर्थात संसद जो होता है वो राज्यों पर हावी हो जाती है, अपने विचारों को उस पर थोप सकती है। ये निश्चित रूप से एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो जी बिल्कुल हाँ, एक स्वतंत्र न्यायपालिका था सुप्रीम कोर्ट का होना कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था अर्थात हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम की एक बुनियादी बात को उजागर करता है। क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो निश्चित रूप से ये संसद के कार्यवाहियों पर, संसद के क्रियाविधियों पर एक तरह से लगाम लगाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुमत के दम पर, बहुमत के घमंड पर सरकार जो चाहे वो संशोधन कर दे। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखना निश्चित रूप से फेडरल सिस्टम की मजबूती का एक दावा है। और अखिल भारतीय सेवा की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं अखिल भारतीय सेवा यूपीएससी
राज्य और केंद्र में, राज्यों में जो नियुक्तियां होती हैं ये निश्चित रूप से केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है। राज्य में काम जरूर करते हैं लेकिन केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है। राज्यपाल का होना, राज्यपाल की नियुक्ति, निश्चित रूप से ये सभी एकात्मक व्यवस्था के फीचर्स हैं। तो हमारा संविधान केवल संघात्मक कहे या फिर केवल एकात्मक कहे तो दोनों ही गलत है, बल्कि हम लोग ने एक क्वासी फेडरल सिस्टम को अपना लिया है जो कि पूरी रूप से ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। लेकिन अगर कहा जाए तो हमारा संविधान जो है, हमारा जो व्यवस्था है, वो इसका रचना जो है, इसकी संरचना, इसकी आत्मा जो है एकात्मक है, लेकिन उसका चार दीवारी जो है वो संघात्मक व्यवस्था जैसा दिखता है। केंद्र मजबूत बनाया गया, बहुत से लक्षण जो है हमारे संविधान में, जिसको हम किसी और दिन जिक्र करेंगे, जो एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है, और कुछ ऐसे लक्षण है जो संघात्मक व्यवस्था को दिखाता है। ठीक है, लड्डू खिलाने के लिए फेडरेशन की समान विशेषता होती है। फेडरेशन का अर्थ समझिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। फेडरेशन का सीधा अर्थ होता है पूरी तरह से सेपरेट डिपार्टमेंट। एक तो दो सरकार होगी, शक्तियों का पृथककरण होगा, 100% लिखित संविधान होगा, हो भी सकता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान वहां सुप्रीम होगा, संविधान कठोर होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, द्विसदनी व्यवस्था होगा। हालांकि भारतीय संविधान एकात्मक या गैर संघीय विशेषता शामिल है, अर्थात एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका का होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, अखिल भारतीय सेवा, यहाँ तक कि आपातकालीन प्रावधान, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया। 368 के साथ 352 से लेकर 360 का जो जिक्र होगा वो आपातकालीन प्रावधानों को बताएगा, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे पूरी तरह से संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक लक्षण को दिखाता है। और फाइनली अंतिम टॉपिक है आपके लिए, वह है संवैधानिक आपातकाल। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा आर्टिकल 356, जिसको संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे या राज्यपाल उसको रिपोर्ट भेजे कि राज्य में संविधान के नियम के अनुसार काम नहीं हो रहा है, या संवैधानिक मशीनरी राज्य की फेल हो गई है, या केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों पर राज्य काम ही नहीं कर रहा है, तब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। तो 356 के बारे में समझ गए। और एक संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के आपात प्रावधान है, 352, 352। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे या समाधान हो जाए, ऐसा प्रतीत हो जाए कि गंभीर आपात वर्तमान में विद्यमान है, युद्ध हो रहा है या हो जाए या होने की संभावना हो, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश में या देश के किसी छोटे से इलाके में या कहीं राज्य में, तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो भारत उसके राज्य क्षेत्र में, उस राज्य क्षेत्र में जहां ऐसा हुआ है, एक घोषणाकारी जारी किया जाएगा और इसको आपातकाल कहते हैं। लेकिन 356 इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम 352। 356 में जो जैसे मैंने बताया कि राज्यों के संवैधानिक मशीनरी फेल होने के बाद लगाया जाता है, और एक वित्तीय स्थिरता अगर गड़बड़ा जाए, वित्तीय साख गड़बड़ा जाए, भारत का खजाना खाली हो जाए और आपात संकट उत्पन्न हो जाए, तो आपको क्या लगता है इस कोविड महामारी के दौरान फर्स्ट क्वार्टर आपको पता होगा जीडीपी कितना नेगेटिव में गया, सेकंड में भी नेगेटिव में रहा, कुछ उभर नहीं रहा था कि इसी बीच कोविड का दूसरा चक्र आ गया, और इस तरह से भारत अब आर्थिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। 20 साल पीछे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था का। क्या आपको लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतना पीछे चली जाएगी तो इसके बीच में भारत का जो आर्थिक संकट उभर कर आएगा, इसमें क्या लगता है कि आपको 360 का इस्तेमाल होगा? क्या राज्य के या बहुत से जो 368 का जिक्र किसी और दिन होगा, लेकिन इतना समझिए कि वित्त साख गड़बड़ हो जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, उस पर चर्चा किसी और दिन होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस तरह से मैं आपको छोटे छोटे खंडों में बहुत छोटी छोटी और बहुत ही बेहतरीन तरीका से और अच्छे तरीका से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें कुछ कमियां हो रही है तो मुझे लिखिए, कमेंट में जरूर करिए कमेंट, और लाइक और शेयर बटन बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।